नमस्ते। चलिए आज निकलते हैं भारत के भूगोल की एक जबरदस्त सैर पर। ये सिर्फ पहाड़ों और नदियों की कहानी नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ही देश और उसमें धरती की लगभग सारी भू आकृतियां मौजूद हैं। मतलब बर्फीले पहाड़ भी हैं, तो तपते रेगिस्तान भी, हरे भरे द्वीप भी हैं। सच में यही वो चीज है जो भारत को दुनिया के नक्शे पर बिल्कुल अलग खड़ा करती है। तो सवाल ये है कि ये विविधता है क्या? चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि भारत की जमीन पर आखिर कौन-कौन से अलग-अलग रूप देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर हम उत्तर से शुरू करें तो हमें मिलते हैं आसमान छूते बर्फीले पहाड़। थोड़ा नीचे आएं तो गंगा यमुना के वो विशाल उपजाऊ मैदान, और दक्षिण की तरफ बढ़ें तो भारत का वो पुराना चट्टानी पठार। पश्चिम में जाएं तो सुनहरा थार का रेगिस्तान, और हाँ, समुद्र के किनारों पर बसे हरे भरे तटीय मैदान और दूर दूर तक फैले खूबसूरत द्वीप समूह को कैसे भूल सकते हैं। ये सब एक ही देश में। कमाल की बात है ना? लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? आखिर क्या वजह है कि एक ही देश में इतनी वैरायटी है? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? भारत के बनने की कहानी में। तो चलिए चलते हैं करोड़ों साल पीछे। भारत की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि ये जो आज का भारत हम देखते हैं ना, वो असल में दो बिल्कुल अलग-अलग जमीनी टुकड़ों के मिलने से बना है। एक टुकड़ा जो बहुत बहुत पुराना और एकदम टिका हुआ है, और दूसरा जो बिल्कुल नया है और जिसमें आज भी हलचल हो रही है। एक तरफ है हमारा पेनिनसुला प्लेटो, यानी प्रायद्वीपीय पठार। ये धरती की सबसे पुरानी, सबसे मजबूत चट्टानों में से एक है, एकदम स्टेबल। और दूसरी तरफ है हिमालय और हमारे उत्तरी मैदान। ये जियोलॉजिकल टाइम में देखें तो कल के बच्चे हैं, मतलब बिल्कुल नए, और इसीलिए इनमें आज भी बदलाव हो रहे हैं, ये अनस्टेबल हैं। तो बस यही है भारत की डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा सीक्रेट। एक पुराना स्थिर हिस्सा और एक नया डायनामिक हिस्सा। जब ये दोनों मिलें तो इसी टकराव से वो कमाल का इंजन बना जिसने भारत के इतने सारे अलग-अलग लैंडस्केप्स को जन्म दिया। तो इस जियोलॉजिकल कहानी का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि भारत को हम मोटे तौर पर 6 अलग-अलग फिजिकल डिविजन्स यानी भौतिक विभागों में बांट सकते हैं। 6? जी हाँ, पूरे 6। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत के भूगोल की विशालता को दिखाता है। तो चलिए अब एक एक करके इन 6 हिस्सों को जानते हैं। तो ये हैं वो 6 डिविजन्स। सबसे पहले उत्तर में हमारे प्रहरी, द ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स। फिर आते हैं देश को खिलाने वाले हमारे विशाल उत्तरी मैदान। उसके बाद भारत का पुराना दिल, खनिजों से भरा प्रायद्वीपीय पठार। पश्चिम की तरफ है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी हमारा थार मरुस्थल। फिर आते हैं समुद्र के किनारे के खूबसूरत कोस्टल प्लेन्स, यानी तटीय मैदान। और आखिर में समंदर में बिखरे मोतियों जैसे हमारे आइलैंड्स, यानी द्वीप समूह। अच्छा, तो हमने ये सब जान तो लिया, पहाड़, मैदान, पठार, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ भूगोल की बातें हैं? नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा है। और यही बात सबसे जरूरी है। भारत का ये जो फिजिकल लैंडस्केप है ना, ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, ये एक स्टेज है, एक ऐसा मंच जिस पर हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारी जिंदगी का पूरा नाटक खेला जाता है। यहीं पर कल्चर पनपे, यहीं पर साम्राज्य बने और बिगड़े, और आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी हर रोज इसी भूगोल से तय होती है। सबसे पहले एक सवाल जो शायद थोड़ा अजीब लगे। पहाड़ मतलब लाखों करोड़ों साल पुराने, है ना? तो फिर कोई ये कैसे कह सकता है कि हिमालय असल में एक युवा पर्वत है, मतलब यंग? इसका जवाब छिपा है जियोलॉजी में। देखिए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में मतलब लाखों सालों के हिसाब से हिमालय का जन्म काफी नया है। हुआ यूं कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट, जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, आकर एशियाई प्लेट से टकरा गया, और इसी जबरदस्त टक्कर से जमीन ऊपर उठ गई। और क्योंकि ये सब कुछ हाल ही में हुआ है, इसीलिए तो यहाँ की चोटियां इतनी शार्प हैं, घाटियां एकदम गहरी और नदियां तूफानी रफ्तार से बहती हैं। और जरा इसके साइज के बारे में सोचिए, ये कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं है। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक ये लगभग 2400 किलोमीटर तक फैला है, एक विशाल दीवार की तरह जो हमारे सबकॉन्टिनेंट को घेरे हुए है। लेकिन एक और मजेदार बात है, इसकी चौड़ाई वो एक जैसी नहीं है। अगर पश्चिम में मतलब कश्मीर की तरफ देखें तो ये करीब 400 किलोमीटर चौड़ा है, पर जैसे जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं अरुणाचल तक,
ये सिकुड़कर सिर्फ 150 किलोमीटर रह जाता है। काफी बड़ा फर्क है ना? तो चलिए अब हिमालय को एक अलग नजरिए से देखते हैं। हम ऊपर से नीचे की तरफ सफर करेंगे और इसकी 3 समानांतर दुनियाओं को समझेंगे। ये 3 लेयर्स हैं। सबसे ऊपर बर्फीली हिमाद्री, बीच में हरी भरी हिमाचल रेंज और सबसे नीचे सबसे बाहरी शिवालिक। आइए इन तीनों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। यहाँ ऊंचाई का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है हिमाद्री, जिसकी औसत ऊंचाई ही 6000 मीटर है और ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। दूसरी तरफ है शिवालिक, जो बमुश्किल 900 से 1100 मीटर ऊंची है और ये बनी है नदियों द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स, मतलब मिट्टी और कंकड़ पत्थर से। सबसे पहले बात करते हैं हिमाद्री की। इसे सचमुच दिग्गजों का घर कह सकते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, सोचिए माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, सब यहीं हैं। ये एक ऐसी लगातार चलने वाली, कभी न टूटने वाली दीवार है जो हमेशा बर्फ की सफेद चादर में लिपटी रहती है। अब हिमाद्री से थोड़ा नीचे उतरते हैं और हम पहुंचते हैं हिमाचल रेंज में। अरे ये तो हमारी जानी पहचानी जगह है। कश्मीर वैली, कांगड़ा, कुल्लू, जितने भी मशहूर हिल स्टेशंस हैं, ज्यादातर यहीं हैं। यहाँ के पहाड़ बहुत उबड़ खाबड़ हैं, लेकिन खूबसूरती में इनका कोई जवाब नहीं। और अब आते हैं सबसे बाहरी रेंज शिवालिक पर। यहाँ एक बहुत ही यूनिक चीज देखने को मिलती है, जिसे दून कहते हैं। अब ये दून क्या है? असल में ये हिमाचल और शिवालिक रेंज के बीच में फंसी हुई लंबी लंबी घाटियां हैं, जैसे देहरादून। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अभी तक हम ऊपर से नीचे देख रहे थे। अब अपना नजरिया बदलते हैं। अब हम सफर करेंगे पश्चिम से पूरब की ओर और ये देखेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी नदियां इस एक विशाल रेंज को अलग अलग हिस्सों में काटती हैं। ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ नदियां सिर्फ बहती नहीं हैं, बल्कि नेचुरल बाउंड्रीज बनाती हैं। जैसे सिंधु और सतलुज नदी के बीच का जो हिस्सा है, उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। फिर सतलुज और काली नदी के बीच आ जाता है कुमाऊं हिमालय। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते हर नदी एक नए रीजन की शुरुआत करती है और ये सिलसिला दिहांग नदी तक चलता है। चलिए अब हमारे सफर के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, एकदम पूर्वी छोर पर। दिहांग गॉर्ज के पास पहुंचकर हिमालय एक बहुत ही शार्प टर्न लेता है दक्षिण की तरफ और फिर भारत की पूर्वी सीमा के साथ साथ फैल जाता है। इस पूरे इलाके को एक नाम दिया गया है, पूर्वांचल। यहाँ आपको पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, ये सब मिलेंगी। ये पहाड़ियां ज्यादातर घने जंगलों से ढकी हुई हैं और इनकी अपनी एक अलग ही खूबसूरती है। तो ये था हमारा हिमालय का सफर। आइए एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या मुख्य बातें सीखीं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हिमालय सिर्फ एक सीधी साधी पर्वत की लाइन नहीं है। ये असल में कई पैरेलल रेंजेस का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जिसे नदियों ने काट छांट कर बनाया है। इसमें बर्फीली चोटियां भी हैं और हरी भरी घाटियां भी। देखिए, भारत के भूगोल की कहानी ना 2 बिल्कुल अलग किरदारों की कहानी है। एक तरफ हैं जवान उपजाऊ मैदान, एक हरे भरे कालीन की तरह, और दूसरी तरफ है एक बहुत ही पुराना चट्टानी दिल। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं उत्तर से, एक ऐसे विशाल मैदान से जो भूविज्ञान के हिसाब से देखें तो हैरान करने वाली बात है कि काफी नया है। इसे भारत का अन्न का कटोरा भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं ये हम आगे देखेंगे। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मैदान हमेशा से यहां नहीं थे। इन्हें तो हिमालय से निकलने वाली 3 महानदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ने अपनी लाई हुई मिट्टी से परत दर परत बनाया है। सोचिए, ये पूरा इलाका नदियों का बनाया हुआ है। और ये इलाका कोई छोटा मोटा नहीं है। हम बात कर रहे हैं करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर की। इतना बड़ा एरिया कि यहां बड़ी बड़ी सभ्यताएं पली बढ़ी और आज भी करोड़ों लोगों का घर है। अच्छा, जैसे ही ये नदियां पहाड़ों से नीचे उतरती है ना, इनकी रफ्तार कम हो जाती है और यहीं से ये 4 अलग अलग तरह की पट्टियां बनाती हैं। सबसे पहले भाबर, जहां मोटे मोटे कंकड़ पत्थर जमा होते हैं। फिर आता है तराई, जो एक दलदली और घना जंगली इलाका है। उसके बाद है भांगर, जहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है। और आखिर में आता है खादर, यानी नदी के पास का नया बाढ़ का मैदान, जो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है। और इन्हीं मैदानों के बीच ब्रह्मपुत्र नदी में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, माजुली। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहां लोग रहते हैं।
ये इस बात का सबूत है कि ये नदियां सिर्फ चीजों को बहाती नहीं बल्कि नई दुनिया बनाती भी हैं। चलिए अब उत्तर के मैदानों को छोड़कर दक्षिण की तरफ चलते हैं। यहां हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में कदम रख रहे हैं, एक ऐसी जमीन जो बहुत पुरानी है, स्थिर है और हर मायने में मैदानों से अलग है। ये है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो इसकी सबसे खास बात क्या है? ये सिर्फ कोई पुरानी जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये असल में गोंडवाना नाम के एक विशाल प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा है। मतलब ये अपने अंदर पृथ्वी के करोड़ों साल पुराने इतिहास की यादें समेटे हुए है। और इस बहुत बड़े पठार को नर्मदा नदी बीच से बड़े साफ तौर पर दो हिस्सों में बांट देती है। नदी के उत्तर का हिस्सा कहलाता है केंद्रीय उच्च भूमि और दक्षिण का हिस्सा कहलाता है दक्कन का पठार। तो जो उत्तरी हिस्सा है यानी सेंट्रल हाईलैंड्स, वो मालवा के पठार के लिए जाना जाता है। इसके चारों तरफ अरावली और विंध्य जैसी ऐतिहासिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं। चंबल और बेतवा जैसी नदियां इसी इलाके से होकर बहती हैं। और नर्मदा के दक्षिण में है मशहूर दक्कन का पठार। ये एक विशाल तिकोना भूभाग है जो हमारे प्रायद्वीप को उसका आकार देता है। इसकी एक और खासियत है, ये पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की तरफ धीरे धीरे ढलान पर है। अब जरा इस पठार के किनारों पर नजर डालते हैं, मतलब जहां ये पठार जाके समुद्र से मिलता है। यहां दो बहुत ही शानदार और एक दूसरे से बिल्कुल अलग पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इन दोनों में फर्क जमीन आसमान का है। पश्चिमी घाट एक ऊंची, लगातार चलने वाली दीवार की तरह है जो मॉनसून की हवाओं को रोककर खूब बारिश करवाता है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी घाट की पहाड़ियां कटी फटी हैं और उनकी ऊंचाई भी कम है। इसी दक्कन के पठार में एक और बहुत ही अनोखी चीज है, दक्कन ट्रैप। इसकी कहानी जुड़ी है करोड़ों साल पहले हुए जबरदस्त ज्वालामुखी विस्फोटों से। जब लावा की परत पर परत जमती गई तो उसने सीढ़ी जैसी दिखने वाली इन पहाड़ियों को जन्म दिया। और देखिए, इस भूवैज्ञानिक घटना का असर आज तक हमारी खेती और अर्थव्यवस्था पर है। इसी ज्वालामुखी लावा के टूटने से बनी है मशहूर काली मिट्टी, जो कपास की खेती के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये मैदान, ये पठार, ये सिर्फ भूगोल की किताबों के चैप्टर तो है नहीं। चलिए इन करोड़ों साल पुरानी ताकतों को आज की हमारी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। यहां हमें दो जमीनें और उनकी दो अलग अलग तकदीरें साफ नजर आती हैं। एक तरफ है मैदान, जवान, उपजाऊ, घनी आबादी वाले, जो हमारे देश का अन्न का कटोरा है, तो दूसरी तरफ है पठार, प्राचीन, उबड़ खाबड़ खनिजों से भरपूर, जो भारत का कपास का देश है। और हमारी इस पूरी बातचीत का जो सार है ना, वो बस इस एक लाइन में छिपा है, सभी भौतिक भाग एक दूसरे के पूरक हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि भारत का हर एक भौगोलिक हिस्सा दूसरे हिस्से की जरूरत को पूरा करता है और सब मिलकर देश को एक मजबूत इकाई बनाते हैं। यही वो धागा है जो आज हमारी पूरी कहानी को एक साथ पिरोएगा। तो चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं भारत के एक सबसे अनोखे हिस्से से, विशाल भारतीय मरुस्थल, जिसे हम सब थार रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। जरा इस इलाके की खासियत देखिए, ये अरावली की पहाड़ियों के ठीक पश्चिम में है। और यहां का नजारा कैसा है? दूर दूर तक फैले रेत के बड़े बड़े टीले, जिन्हें बरखान कहा जाता है। ये अर्धचंद्राकार टीले होते हैं। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं, यहां का मौसम बहुत ज्यादा गर्म और एकदम सूखा होता है। अब यहां सूखा कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगाइए। इस पूरे इलाके में साल भर में 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। सोचिए जरा, कितना कम है ये। जाहिर है इतने कम पानी का सीधा असर यहाँ के जीवन और पेड़ पौधों पर पड़ता है। और पानी की कमी का आलम तो ये है कि इस पूरे विशाल रेगिस्तान में सिर्फ एक ही बड़ी नदी है, लूनी। ये नदी इस सूखी धरती के लिए किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये नदी भी समंदर तक नहीं पहुंच पाती, रेगिस्तान में ही कहीं गुम हो जाती है। तो रेगिस्तान की तपती रेत से अब सीधा रुख करते हैं ठंडी समुद्री हवाओं की ओर। चलिए भारत के उन किनारों पर चलते हैं जहां जिंदगी का एक बिल्कुल अलग ही रंग देखने को मिलता है, हमारे लंबे और बेहद जरूरी तटीय मैदान। अब देखिए, भारत के जो तटीय इलाके हैं ना, वो भी एक जैसे नहीं हैं। इनमें एक बड़ा मजेदार फर्क है। एक तरफ है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान जो काफी संकरा है, और दूसरी तरफ है पूर्वी तटीय मैदान जो बहुत चौड़ा और समतल है। ये फर्क छोटा सा लगता है पर है बहुत जरूरी। चलिए पहले पश्चिमी तट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है।
सबसे ऊपर मुंबई से गोवा तक है कोंकण तट, जो अपनी खूबसूरत बीचों के लिए जाना जाता है। बीच का हिस्सा है कन्नड़ का मैदान, और सबसे दक्षिण में है मालाबार तट, जो अपने बैकवाटर्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। वहीं दूसरी ओर अगर हम चौड़े पूर्वी तट की बात करें तो इसे मोटे तौर पर दो हिस्सों में देखा जाता है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये पूर्वी तट इतना चौड़ा क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह है यहां बनने वाले बड़े बड़े डेल्टा। ये वो उपजाऊ जमीन होती है जो नदियां अपने साथ लाई मिट्टी को समंदर में मिलने से ठीक पहले जमा कर देती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी बड़ी नदियां यहां आकर अपने डेल्टा बनाती हैं, जिससे ये इलाका खेती के लिए बहुत ही ज्यादा उपजाऊ बन जाता है। और इतना ही नहीं, इसी पूर्वी तट पर मौजूद है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, चिल्का झील। ये एक अद्भुत जगह है जो ना सिर्फ इस इलाके की खूबसूरती बढ़ाती है, बल्कि हर साल लाखों प्रवासी पक्षियों का घर भी बनती है। तो अब जमीन से दूर समुंदर के बीचों बीच चलते हैं और भारत के दो बहुत ही खास और आकर्षक द्वीप समूहों की सैर करते हैं। अब ये दोनों द्वीप समूह एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, मतलब जमीन आसमान का फर्क है इनमें। एक तरफ अरब सागर में है लक्षद्वीप, जो कोरल यानी प्रवाल से बना है। ये छोटे छोटे समुद्री जीवों के कंकाल से बनते हैं। वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार, जो समंदर के नीचे हुए ज्वालामुखी विस्फोटों से बने हैं। लक्षद्वीप की बात करें तो इसकी राजधानी कवरत्ती है। जैसा हमने अभी देखा, ये छोटे छोटे कोरल द्वीपों का एक समूह है। और एक दिलचस्प बात यह है कि यहीं पर पिट्टी द्वीप है, जो एक बहुत जरूरी पक्षी अभयारण्य है, मतलब बर्ड सैंक्चुरी। और अब चलते हैं अंडमान और निकोबार। यहां का माहौल एकदम अलग है। यहां की पहचान है घने जंगल और भूमध्य रेखीय जलवायु, यानी साल भर गर्मी और नमी वाला मौसम। और हां, ये द्वीप ज्वालामुखी से बने हैं। और हां, एक और चौंकाने वाली बात, भारत का इकलौता, जी हां, एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी यहीं पर है, बैरन आइलैंड पर। यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि यह जमीन आज भी भूवैज्ञानिक रूप से कितनी सक्रिय है। तो हमने रेगिस्तान देख लिया, समंदर के किनारे भी घूम लिए और द्वीपों की भी सैर कर ली। अब वक्त है इन सारे अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखने का। और ये स्लाइड हमारी पूरी कहानी का निचोड़ है। देखिए कैसे भारत का हर एक हिस्सा देश के लिए कितना जरूरी है। पहाड़ हैं तो हमें पानी और जंगल मिलते हैं, जो जीवन का आधार हैं। मैदान है तो देश में अनाज की कमी नहीं होती, ये हमारे अन्न भंडार हैं। पठार हैं तो हमें खनिज मिलते हैं, जिनसे हमारे उद्योग चलते हैं। और हमारे तट और द्वीप हैं तो मछली पकड़ने और बंदरगाहों के जरिए हम दुनिया से जुड़ पाते हैं। और बस यहीं पर हम वापस अपनी पहली बात पर आ जाते हैं कि सभी भौतिक भाग एक दूसरे के पूरक हैं। भारत की असली ताकत उसकी इसी विविधता में है, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कोई भी हिस्सा अकेला या अधूरा नहीं है, सब मिलकर ही भारत को पूरा बनाते हैं, एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि ये जो हमारी अद्भुत भौगोलिक विविधता है, ये आने वाले कल में भारत के भविष्य को और भी रोशन करने में कैसे मदद कर सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें मौके भी हैं और चुनौतियां भी, और इस पर हम सभी को मिलकर सोचना होगा।